Hello and welcome back to all of you on my YouTube channel BioBridge. So today we are going to discuss about the digestive system. By the way, this is the third lecture of digestive system in which we will discuss about the teeth and their types and their functions and their parts of teeth and their microscopic structure. सारे चीजों को डिस्कस करने के बाद अगर टाइम मिले तो हम लोग एसोफेगस को भी डिस्कस कर लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें लोग पढ़ लिए थे ओरल कैविटी, माउथ के बारे में पढ़ लिए थे. उसके बाद हम लोग पढ़े थे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में. सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में एक चीज छूट गया था कि उसमें क्या होता है कि अल्फा अमाइलेज, जिसको हम लोग लिंगुअल अमाइलेज, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता था, उसके साथ साथ एक और एंजाइम सिक्रेट होता है जिसको लिंगुअल लाइपेज बोलते हैं, जो फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और ये चीज स्किप कर गए थे हम लोग पिछले लेक्चर में. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग दांत के बारे में, टीथ के बारे में. क्या होता है टीथ? सो टीथ क्या होता है कि ये एक कैल्शियम से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है. क्या होता है? कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होता है. कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होता है, जो कहां प्रेजेंट होता है? वो हमारा प्रेजेंट होता है ओरल कैविटी के अंदर, इन ओरल कैविटी, या फिर आप उसको माउथ भी बोल सकते हैं. माउथ भी बोल सकते हैं. और ये रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे फंक्शंस के लिए, जैसे कि आपको स्पीच करना हो, ठीक, बोलना हो, उसके लिए हमारा दांत रिस्पॉन्सिबल करता है, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करता है. आपको खाना को, फूड्स को च्यू करना हो, चबाना हो, तोड़ना हो, फाड़ना हो, या फिर उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो उसमें हमारा टीथ क्या करता है? एक मेजर फंक्शंस का रोल प्ले करता है, एक मेजर रोल्स प्ले करता है. ठीक, अब बात करते हैं टीथ के टाइप्स के बारे में. कितने प्रकार का टाइप्स होता है इसका टीथ का? तो मेनली जो टीथ का टाइप्स होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो दांत का टाइप्स होता है वो मेनली 4 प्रकार का होता है. क्या होता है? मेनली 4 प्रकार का होता है. फर्स्ट आता है हमारा इंसिजर, सेकंड आता है हमारा कैनाइन, थर्ड आता है हमारा प्रीमोलर, और फोर्थ आता है हमारा मोलर. क्या आता है? मोलर. तो बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में. तो इंसीजर जो होता है, जो हमारा सामने का 2 दांत दिख रहा है, बाय द वे 2 दांत नहीं होता है, 2 दांत इधर, 2 दांत इधर, और नीचे साइड में भी 2 दांत इधर, 2 दांत इधर. जो सामने वाला 4 दांत होता है, ऊपर में 4, नीचे में 4, वो क्या होता है? वो होता है इंसीजर. और वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा चीजों को काटने के लिए. कोई भी, अगर बाय द वे आप एप्पल ही खा रहे हैं, तो एप्पल को काटने के लिए हमारा इंसीजर्स फंक्शन करता है. नेक्स्ट बात करते हैं कैनाइन. इंसिजर का फंक्शंस क्या होता है? तो इंसिजर का फंक्शंस होता है कटिंग का, फूड्स को काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब बात करते हैं कैनाइन के बारे में. कैनाइन का फंक्शंस क्या होता है कि ये हमारा जो 4 दांत के आजू बाजू में होता है, अगल बगल में जो दांत होता है, ये 2 दांत के इधर, इधर का 2 दांत के इधर, जो नुकीला सा दांत होता है, जो चीजों को फाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी भी चीज को फाड़ देता है. ठीक, सपोज कीजिए कि आप रबड़ को काट रहे हैं, तो रबड़ को सामने वाले से चीजों से नहीं फाड़ सकते, उसको इधर से फाड़ना पड़ता है. ठीक, अगर आप ईख चबा रहे हैं, शुगर कैन, तो उसको भी इसी वाले दांत से फाड़ते हैं हम लोग. सो ये रिस्पॉन्सिबल होता है टीयरिंग के लिए, मतलब फाड़ने के लिए, टीयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब बात करते हैं प्रीमोलर के बारे में. प्रीमोलर, कैनाइन के बाद क्या होता है? 2 दांत होता है, जो जिसको प्रीमोलर बोलते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीजों को एकदम कुचलने के लिए. मतलब आप कॉम्प्लेक्स चीज को खाएं, कॉम्प्लेक्स चीज को खाने के बाद उसको स्मॉल पीस में सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने का फंक्शंस करता है हमारा प्रीमोलर. मतलब इसको क्रशिंग बोल सकते हैं, क्रशिंग. ठीक, उसके बाद जो 3 दांत आता है, जो बड़ा बड़ा एकदम क्यूब शेप का होता है, ठीक, उसका फंक्शंस होता है ग्राइंडिंग के लिए. छोटे छोटे एकदम माइनर उसको पेस्ट जब बनाना हो कॉम्प्लेक्स चीजों को, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ग्राइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ये था हमारा टीथ का टाइप्स. अब बात करते हैं कि कितने हमारे दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं. हाउ मेनी क्या बोलते हैं उसको, कितने होते हैं, मतलब हाउ मेनी इन नंबर्स, कितने नंबर्स में होते हैं. तो 2 प्रकार के होते हैं. एक जो होता है वो हमारा होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पोररी. टेम्पोररी को हम लोग डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं. तो बच्चों में वो क्या होता है? टेम्पोररी टीथ पाए जाते हैं, जो नंबर्स में 20 होते हैं. एक परमानेंट में जो होता है वो 32 होता है, मतलब 32 दांत होते हैं.
तो ये तो बचपन से पता चलता है कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं चलता है कि बच्चों में कितना होता है। तो आपको याद होगा और पता भी होगा और पहले भी क्लास में पढ़ लिए होंगे कि 20 होता है। तो कैलकुलेट करते हैं 20 दांतों को। सबसे पहले होता है इंसीजर, फिर होता है कैनाइन, फिर होता है प्रीमोलर, फिर होता है मोलर। ठीक, तो अब बात करते हैं अडल्ट का, अडल्ट या फिर परमानेंट। परमानेंट टीथ के बारे में बात करते हैं। तो जो इंसीजर होता है, इंसीजर होता है, सपोज कीजिए कि ये हमारा होठ है, होठ के आजू बाजू में टीथ है, क्या है, टीथ है। टीथ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो ये अपर का लेफ्ट क्वाड्रेंट और अपर का राइट क्वाड्रेंट, और ये लोअर का लेफ्ट क्वाड्रेंट और लोअर का राइट क्वाड्रेंट। ठीक, इसमें देखिए दो जो दांत होता है इंसीजर, इस क्वाड्रेंट में दो दांत इसमें होता है, दो दांत यहाँ होता है और दो दांत यहाँ होता है। ठीक, तो उसको बोलते हैं इंसीजर बोलते हैं। तो हर एक क्वाड्रेंट में दो दो दांत होगा, तो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो हर क्वाड्रेंट में कितने हो जाएंगे, हर क्वाड्रेंट में हो जाएगा 2। अब बात करते हैं कैनाइन के। कैनाइन क्या होता है, हर एक क्वाड्रेंट में एक होता है। ये सिंगल दांत जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है फाड़ने के लिए, वो क्या होता है, एक होता है। हर एक क्वाड्रेंट में एक होगा, तो एक ही मानते हैं उसको। ठीक, फिर बात करते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होता है, 2 होता है हर एक क्वाड्रेंट में। क्या होता है, 2 होता है। ठीक, हर एक क्वाड्रेंट में 2 होता है। और मोलर जो होता है परमानेंट टीथ, मतलब अडल्ट में 3 होता है। तो ये सब चीज को ऐड करते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये चारों क्वाड्रेंट में होगा, ये भी 4 क्वाड्रेंट में, ये भी 4 क्वाड्रेंट में, ये भी क्वाड्रेंट में। तो इसको जोड़ने के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन 32 आएगा। क्या आएगा, 32। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 और 2 5, 1 6, 6 और 2 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। ये है हमारा परमानेंट टीथ। अब बात करते हैं टेम्पोररी टीथ। टेम्पोररी टीथ में क्या होता है, बच्चों में क्या होता है कि ये जो प्री मोलर होता है वो एब्सेंट होता है, वो नहीं होता है। ठीक, वो नहीं होता है। तो इंसीजर कितना हो जाएगा, इंसीजर होता है 2। ठीक, कैनाइन कितना होता है, 2 होता है, और ये तो एब्सेंट होता है। और ये जो मोलर होता है, जो लास्ट वाला, जो ग्रिंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बच्चों में सिर्फ 2 होता है। ठीक, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सारे दांत हर एक क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारा 20। ठीक, आप कर सकते हैं 2 1 3 और 2 5, 5 को हम लोग 4 से इंटू करेंगे तो 20 आएगा। तो ये था कुछ नंबर ऑफ टीथ। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख सकते हैं एडल्ट के लिए। 2 1 2 3, ऊपर में 2 1 2 3, इसको 2 से डिवाइड कर इंटू करेंगे तो आ जाएगा आपका। ठीक, उसको 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा। फिर वही 2 1 0 2 2 1 0 2, इसको 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपका। ठीक, 2 से करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 32, यहाँ पे आ जाएगा 20। ये था कुछ फॉर्मूला हमको दांत को निकालने के लिए, क्योंकि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टीथ इन योर माउथ, it depends upon the persons. The permanent teeth is present on adult persons and the deciduous teeth या फिर टेम्पोररी टीथ जो प्रेजेंट होता है वो बच्चों में पाया जाता है। अब बात करते हैं इस दांत के एनाटॉमी स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे तो एक होता है सबसे ऊपर वाला पोर्शंस जो हम विजिबल होता है, हमको दिखाई देता है। ठीक, किसी भी पर्सन को दांत देखते हैं, वो जो दिखने वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। CROWN, उसको क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ठीक, और एक और पोर्शन आता है जहां पर क्या होता है, देखिए जो नीचे जो नहीं दिखता है उसको बोलते हैं रूट। क्या बोलेंगे, रूट बोलते हैं। ठीक, और एक ऐसा पोर्शन आता है जो रूट को और क्राउन वाले पोर्शन को दोनों को अटैच करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग नेक। नेक वाला पोर्शंस बोलते हैं। ठीक, तो नेक वाला पोर्शंस क्या होता है, इट इज द पोर्शंस दैट ज्वाइन द क्राउन पोर्शन एंड रूट पोर्शन। ठीक, ये दोनों पोर्शंस को क्या करता है, ज्वाइन करता है। और रूट वाला पोर्शंस क्या होता है कि ये देखिए एल्वियोलोलर, इस बोन्स को क्या बोलते हैं, एल्वियोलोलर बोन बोलते हैं। ठीक, ये बोन होता है जिसमें हमारा टीथ क्या होता है, एकदम धंसा हुआ होता है। ठीक, धंसा हुआ होता है, ज्वाइंट रहता है। ठीक, तो
ये ज्वाइंट रहता है, तो ज्वाइंट रहने के बाद क्या होता है, इस दांत से ये कवर हो जाता है, ये पोर्शन नहीं दिखता है जिसको हम लोग रूट बोलते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए ये जो लिगामेंट है, ये लिगामेंट है, इधर भी होगा और इधर भी होगा, ये लिगामेंट क्या रहता है। देखिए लिगामेंट का फंक्शंस क्या होता है कि लिगामेंट मेनली दो चीजों को अटैचमेंट में, मतलब ज्वाइन करने में, जोड़ने में रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्पफुल होता है। देखिए जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको लिगामेंट बोलते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से क्या होता है, लिगामेंट होता है। और यहाँ पर भी एल्वेलर बोन है, ये बोन है, ये बोन वाला स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, बोन है। और ये हमारा तीत का जो रूट वाला पोर्शन है, तीत का जो रूट वाला पोर्शन, ये भी बोन है। तो बोन को बोन से जो ज्वाइंट कर रहा है, इस लिगामेंट को क्या बोलते हैं, पेरिडोंट लिगामेंट। क्या बोलते हैं, पेरिडोंट लिगामेंट, जो रिस्पॉन्सिबल होता है अटैच करने के लिए हमारा रूट पोर्शन, दांत का रूट पोर्शन और जॉ वाले बोन से, जिसको बोलते हैं एल्वियोलर बोन, ठीक। ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तीन पोर्शंस हो गया हमारा, दांत का तीन पोर्शंस हो गया। अब बात करते हैं कि अगर इस दांत को, इस तीत को हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगे, माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो क्या क्या स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, फर्स्ट में जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा वो होता है इनामेल। इनामेल देखने को मिलेगा, ये वाला इनामेल जो सबसे ऊपर होता है, जो सबसे हार्ड होता है, बॉडी में सबसे हार्ड पोर्शन होता है। और इसका खास बात एक चीज ये है कि अगर एक बार ये डैमेज हो गया, वो दोबारा रीजनरेट नहीं करता है। इसीलिए सब लोग अपने अपने इनामेल्स को संभाल कर रखेंगे, रोज ब्रश करेंगे, हाइजीन को मेंटेन करेंगे, ठीक। अच्छा कंपनी का जो कॉलगेट होता है, जो दंत मंजन होता है, उसको यूज करेंगे, क्योंकि जो एक बार इनामेल खराब होता है, डीजनरेट हो गया, वापस से रीजनरेट नहीं होता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है वो हमारा आता है इनामेल का। इनामेल क्या होता है, एकदम सुपरफिशियल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर हमको दिखेगा, ठीक, ये स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये बहुत ही हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट है, पूरे बॉडी का सारा बोन से ये सबसे मजबूत होता है, इसीलिए अखरोट को भी तोड़ देता है, ठीक, अखरोट को भी तोड़ देता है, ठीक, पेप्सी के ढक्कन को भी निकाल देता है, आप देखे होंगे एड वेड में, ठीक। तो इसका ये मेन ये हार्ड होता है, ठीक। दूसरा बात क्या है कि ये क्या होता है, 96% इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। 96% क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल में कौन कौन सा आएगा, तो इसमें आ जाएगा कैल्शियम और फॉस्फेट। क्या आता है, कैल्शियम और फॉस्फेट, ये चीज से मिलकर बना होता है। और इसमें क्या होता है कि ये 4% इसमें देखिए, 96% तो इनऑर्गेनिक मटेरियल बन गया, और 4% जो होता है इसमें पानी होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि इतना मजबूत है, इसमें पानी कहाँ से होगा। तो आपको बता दें कि एक अडल्ट जो 70 kg का एक हेल्दी पर्सन होता है, उसमें 70% पानी ही होता है, ठीक। 70% पानी होता है, हमारा बॉडी 70% पानी से मिलकर बना हुआ होता है। यह था हमारा इनामेल का कुछ फीचर्स के बारे में। और ये वापस से रीजनरेट नहीं होता है, क्या होता है, नो रीजनरेट। इसको आप याद करेंगे, ये रीजनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट बात किया जाता है कि क्या बोलेंगे इसमें आप, ये तो बाकी चीज हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं सेकंड स्ट्रक्चर, डेंटाइन। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि डेंटाइन ये रीजन है, ठीक। डेंटाइन ये दांत के इस नीचे वाले, ये तो दांत हो गया, और इसके नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसके नीचे वाला जो स्ट्रक्चर ये है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये दांत है, दांत का डेंटाइन वाला पोर्शन है। ये क्या है, डेंटाइन वाला पोर्शन होता है। और ये क्या होता है कि इसमें नर्वस सिस्टम का भी सप्लाई होता है, इसीलिए सेंसिटिव होता है, पेन के लिए सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू पेन, पेन के लिए सेंसिटिव होता है। और ये जो गैप होता है, ये गैप होता है, इसमें क्या होता है, कुछ कोलाजन फाइबर होता है। क्या होता है, कुछ कोलाजन फाइबर होता है। और ये जो बना हुआ होता है वो 70% क्या होता है, 70% हमारा बना होता है ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से, इनऑर्गेनिक
मटेरियल से बना होता है, ठीक। और 20% क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो आपको पता होगा। ऑर्गेनिक में जो कार्बन कंपाउंड आते हैं, इनऑर्गेनिक जितने भी विटामिन्स आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे, ठीक। तो ये होता है हमारा 70% इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, उससे हमारा डेंटाइन बना होता है, ठीक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारा होता है कोलेजन फाइबर, एक प्रोटीन होता है कोलेजन फाइबर, जिससे हमारा डेंटाइन बना होता है। और डेंटाइन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है रिस्पॉन्सिबल पेन के लिए। अगर दांतों में दर्द हो रहा है तो यहाँ पर कुछ नर्वस सिस्टम सप्लाई होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पेन के लिए, सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट बात किया जाए, एक स्ट्रक्चर आता है जिसमें बोलते हैं हम लोग सेमेंटम, और नाम से ही पता चल रहा है कि सेमेंटम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जॉ को टीथ से रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको देखिए, सेमेंटम मतलब सीमेंट, और सीमेंट का फंक्शंस क्या होता है कि वो चीजों को जोड़ता है, ठीक। दांत जैसे आप सीमेंट लगाकर फिर उस पर ईंटा रखते हैं, फिर उसको सीमेंट से लगाते हैं, इसी से दीवार खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से क्या होता है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर जहां पर मिल रहा है और जहां पर चिपक रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे सीमेंटम, उसको बोलते हैं सीमेंटम। और सीमेंटम का फंक्शंस क्या होता है कि जॉ को टीथ के साथ अटैच करना, जॉ को टीथ के साथ अटैच करना, हेल्प टू अटैच टीथ टू जॉ, हेल्प टू अटैच किसको, टीथ टू जॉ, जॉ के साथ अटैच करना, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सीमेंटम का, ठीक। ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और नेक्स्ट चौथा पोर्शन क्या आता है, वो आता है पल्प कैविटी। पल्प बोलिए या फिर पल्प कैविटी बोलिए, क्योंकि ये कैविटी की तरह होता है। आप रेड वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कैविटी होता है, ठीक। ये रेड वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, कैविटी होता है। ये जो सीमेंटम का बात कर रहे थे, इसमें भी क्या होता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है। 40 से 45%, सॉरी 50% क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है, और 50-50 में लेकर चलते हैं। 50% क्या होता है इनऑर्गेनिक, और 50% क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है, ठीक। और पल्प कैविटी क्या होता है, पल्प कैविटी मेनली क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक। और ये पल्प कैविटी क्या होता है, ये रेड वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड सप्लाई होता है। ये रेड का जो देख रहे हैं तार, वो ब्लड सप्लाई है, वो क्या है, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई होता है और नर्व सिस्टम का भी सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई भी होता है, ठीक। नर्व सप्लाई भी होगा और ब्लड सप्लाई भी होता है इसमें दांत के अंदर, ठीक। उसको बोलते हैं पल्प कैविटी। अब देखिए ब्लड सप्लाई क्यों होता है, नर्व सप्लाई क्यों होता है, तो आपको पता है नर्वस सिस्टम का फंक्शंस, ब्लड वेसल्स का फंक्शंस पता ही है, जो चीजों को क्या करता है उस एरिया में ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन हो या फिर न्यूट्रिएंट्स हो, उस चीज को क्या करता है इस वाले एरिया में, इसको न्यूट्रिशंस। अब बताइए जो दांत है वो कैल्शियम से बना, तो कैल्शियम कहां से आएगा, कैल्शियम ये ब्लड सप्लाई जा रहा वहीं से आएगा, ठीक। जिससे दांत मजबूत होगा और जिससे आप अखरोट तोड़ना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कुछ नर्व सप्लाई जो होता है, कौन कौन से नर्व सप्लाई होते हैं। नर्व सप्लाई हुआ तो कौन कौन से नर्व सप्लाई होंगे, तो दांत के अंदर ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई होता है, ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई होता है। फिफ्थ क्रैनियल नर्व, कौन सा नर्व सप्लाई होता है, कौन सा नर्व सप्लाई होगा, ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, जिसको फिफ्थ क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं, फिफ्थ क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि जो नीचे वाला पोर्शन है, टीथ का नीचे वाला पोर्शन जो मैंडिबुलर, देखिए ट्राइजेमिनल नर्व क्या होता है, सप्लाई होता है हमारा फेस के ये वाला स्ट्रक्चर में, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ऊपर वाला पोर्शन को V1 बोलते हैं, मतलब 5-1, 5-2 और 5-3। तो हमारे टीथ वाले रीजन्स में जो नर्व सप्लाई होगा उसको बोलेंगे 5/3, मतलब तीसरे वाला भाग क्या होता है हमारा टीथ में सप्लाई होता है। ट्राइजेमिनल जो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होता है, लार्जेस्ट कहने का मतलब लंबाई में नहीं, वो थोड़ा मोटा होता है, लार्ज होता है, ठीक। जिस प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज नहीं होता है, उसका चौड़ाई मोटा होता है, उसी प्रकार से ट्राइजेमिनल क्या होता है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होता है, ठीक।
ये था हमारा ट्राइजेमिनल नर्व जो हमारे दांत में सप्लाई होता है। अब बात करते हैं कुछ फिजियोलॉजी के बारे में, मतलब दांत के कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा फंक्शंस होता है। तो नॉर्मली आपको पता होगा कि जो हमारा दांत होता है वो चबाने के लिए हेल्प करता है, चीजों को फाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुछ फंक्शंस के बारे में देखते हैं। फंक्शंस के बारे में देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शंस क्या होगा, फर्स्ट जो फंक्शन होता है वो मैस्टिकेशंस। मैस्टिकेशंस मतलब चीजों को चबाना। दूसरा हमारा स्पीच में हेल्प करता है। तीसरा हमारा फेशियल स्ट्रक्चर को बनाता है। एक क्वेश्चन है कि जो जिजियाट्रिक ग्रुप होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके पास क्या होता है कि नकली दांत होता है, आर्टिफिशियल टीथ दिया जाता है चीज को तोड़ने के लिए, किसी चीज को खाने में हेल्प हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो चीज नया आर्टिफिशियल टीथ होता है। तो उस आर्टिफिशियल टीथ को क्या बोलते हैं, आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि क्या बोलते हैं। तो आप देखे होंगे गाँव में जो टीथ को निकाल कर ऊपर से रगड़ते हैं, साफ करते हैं, फिर से लगा लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आप उसको कमेंट्स में जरूर बताएंगे। ठीक, और टीथ का फंक्शंस क्या और क्या है, सेंसेशंस के लिए सेंस करता है। हमारा टीथ में नर्व सप्लाई होता है जिससे चीजों को सेंस कर लेता है कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, ठीक, तोड़ने लायक है कि नहीं तोड़ने लायक है, ये चीज होता है हमारा। अब बात करते हैं कि ये सारे चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका क्या रिलेशन है, को रिलेशन क्या है। तो ये चीज पढ़ने का रिस्पॉन्स ये है, मतलब कि आप इस चीज को पढ़ रहे हैं तो आपको क्लिनिकल क्या इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकली इंपॉर्टेंस ये मिलेगा कि चीज को हम लोग समझ पाएंगे। डेंटल कैरिज क्या बोलते हैं, डेंटल कैरिज जिसको दांत में सड़ जाता है उसको बोलते हैं डेंटल कैरिज, ठीक। और डेंटल कैरिज बहुत बैक्टीरिया वगैरह से हो जाता है। डेंटल कैरिज क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह से हो जाता है डेंटल कैरिज। ये क्या होता है, दांत सड़ जाता है उसको बोलते हैं, और मेनली स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ये होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट से। एक और वर्ड आता है, एक और प्रॉब्लम्स आता है जिसको बोलते हैं जिंजावाइटिस। ये जिंजावाइटिस का मतलब क्या होता है कि गम्स जो होता है, ये गम्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं जिंजावाइटिस। उसको क्या बोलते हैं, जिंजावाइटिस, ठीक। ये सारे कुछ क्लिनिकल रिलेशंस है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, जिसके वजह से हम लोग ये पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं टीथ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक। इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं कि टाइम कितना हो गया, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसोफेगस के बारे में। ये था ओवरऑल टीथ के बारे में। आपको इससे कोई कंफ्यूजन होगा, कुछ क्वेश्चंस होगा, कुछ डाउट्स होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसोफेगस के बारे में। इसोफेगस क्या होता है, तो इसोफेगस क्या होता है, एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, इसोफेगस के बारे में देख लेते हैं। सपोज कीजिए एक ट्यूब है और ये हमारा, और अब एकदम ध्यान से देखेंगे ये स्ट्रक्चर को, आप एकदम ध्यान से देखेंगे क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बाय द वे। आपको पता होगा ये है इसोफेगस और ये है स्टमक, ठीक। तो हमको बात करना है इसोफेगस के बारे में। इसोफेगस क्या होता है, एक मस्कुलर ट्यूब होता है। क्या होता है, एक मस्कुलर ट्यूब होता है। मस्कुलर ट्यूब होता है जो कनेक्ट करता है हमको फायरिंग्स से स्टमक तक कनेक्ट करता है। ये हमारा फायरिंग्स है, यहां से हमको कनेक्ट करता है स्टमक तक, ये हमारा स्टमक हो जाएगा।
ये स्टमक है, इससे हमको ये कनेक्ट करता है। क्यों? जो चीजें हमको एंटर कराना है, किसी भी चीज, हम लोग दांत पढ़े, तीत पढ़े, तीत का फंक्शंस क्या था कि वो चीजों को क्या करता है, तोड़ देता है, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल्स बना देता है, सॉल्युबल फॉर्म बना देता है, ठीक, पेस्ट के फॉर्म में बना देता है। अब पेस्ट के फॉर्म में बनने के बाद वो टंग हमारा क्या करता है, अंदर ढकेल देता है, और यहां से हमारा होता है इनवॉलेंटरी एक्शंस, जिसपे हमारा कोई एक्शंस, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई उस पर अधिकार नहीं बन पाता है। जो हमारा मुंह के अंदर हम लोग खाना लिए थे वो वॉलेंट्री एक्शन था, उसको जब चाहे चबाया, जब चाहे बाहर भी फेंक सकते हैं। लेकिन एक बार डिग्लूटेशन हुआ, निगल लिए जब, उसके बाद हमको कोई कमांड नहीं रहता है, एक बार यहां पर आया वो खुद से स्टमक के अंदर चला जाएगा। तो बात करते हैं इसोफेगस के बारे में। तो इसोफेगस क्या है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड्स को स्टमक के अंदर ट्रांसफर करने का, ठीक, किसी भी चीज को ट्रांसफर करने का मस्कुलर ट्यूब होता है जो ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है? फूड या फिर कोई भी लिक्विड चीज को रिस्पॉन्सिबल होता है कि यहां से अंदर लिए और यहां से स्टमक में लाकर रख दिए। ये ट्रांसफर करने का कुछ प्रोसेस था। अब बात करते हैं इसके लोकेशंस के बारे में कि इसका लोकेशंस कहाँ होता है। इसका लोकेशंस कहाँ होता है? सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा जो जीआई ट्रैक है उसका 4 लेयर होता है। जितने भी जीआई ट्रैक में जितने भी और स्ट्रक्चर आएंगे उसका एनस ले लेकर, माउथ से लेकर, यहां से लेकर फायरिंग्स और इसोफेगस से लेकर एनस तक, उसमें क्या होता है, 4 लेयर से बना होता है। सबसे अंदर म्यूकोसा होता है, उसके बाद सब म्यूकोसा होता है। सपोज कीजिए अगर इस स्ट्रक्चर को काट कर, इस वाले स्ट्रक्चर को काटते हैं तो हमको एक अंदर वाला लेयर आ जाएगा जिसको म्यूकोसा बोलते हैं। उसके बाद आता है सब म्यूकोसा, इसके बाद आता है मस्कुलरीज और इसके बाद बोलते हैं सिरोसा, ठीक। और ये हमारा जो ल्यूमेन है ये हो गया, इसमें फूड कंटेंट्स पाया जाता है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो समझेंगे इसको बाद में। लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं इसोफेगस के लोकेशंस के बारे में। तो आपको पता है कि सर्वाइकल 6 जो होता है, सर्वाइकल 6 जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम, वहां से लेकर हमारा T11 तक, मतलब थोरैसिक 11 तक हमारा इसोफेगस होता है। कहां तक होता है? T11 वर्टिब्रा तक। वर्टिब्रा तक क्या होता है हमारा? इसोफेगस होता है। और इसका जो लेंथ होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। इसका लॉन्ग होता है, लेंथ होता है, ठीक, 25 सेंटीमीटर लेंथ होता है। अगर एक बार चीज निगल लिए तो उसको 8 से 12 सेकंड के बाद, 8 सेकंड से लेकर 12 सेकंड लगता है यहां से चीजों को यहां आने में। मतलब एसोफेगस के ओपनिंग से लेकर स्टमक में आने में टाइम जो लगता है वो 8 सेकंड से 12 सेकंड समय लगता है। अब बात करते हैं कि देखिए ये जो T12 है, T11 जो होता है, ये एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां पर क्या होता है, एसोफेगस और ये स्टमक का ज्वाइंट होता है। एसोफेगस स्टमक के साथ एसोफेगस कनेक्ट होगा ये पॉइंट पर, जिसको हम लोग बोलते हैं T11 थोरैसिक 11 वर्टिब्रा, ठीक, वहां पर ज्वाइंट होता है। और जो ये एसोफेगस है बहुत सारे स्ट्रक्चर को पास करते आता है। सबसे पहले नेक वाला पोर्शंस वहां से पास करेगा, तो ये थोरैसिक कैविटी को पास करते हुए हमारा डायफ्राम में एक होल्स होता है, वहां से एसोफेगस अंदर जाता है और स्टमक के साथ ज्वाइंट बनता है, ठीक, स्टमक के साथ ज्वाइंट या फिर ज्वाइन होता है, कनेक्ट होता है। अब बात करते हैं इसके लेयर्स के बारे में, कितने प्रकार का लेयर्स होता है, ठीक। आपको हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में बताया है कि जो इसोफेगस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कितने लेयर्स होते हैं, ठीक, कितने लेयर्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में जो लेयर्स होता है आपको पता है, देखिए ये मान लीजिए इसोफेगस है, तो इसोफेगस के अंदर देखिए सबसे छोटा स्ट्रक्चर, सबसे अंदर वाला लेयर इंटरनल लाइनिंग, उसके बाद जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, उसके बाद एक और लाइनिंग होता है जिसको सब म्यूकोसा बोलते हैं, उसके बाद एक और लाइनिंग होता है जिसको क्या बोलते हैं, मस्कुलरी, ठीक। ये 3-4 लेयर मिलकर बनाता है हमारा इसोफेगस। तो फर्स्ट जो लेयर होता है जिसको हम अंदर वाला लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। फर्स्ट लेयर क्या होता है, जिसको हम म्यूकोसा बोलते हैं। और ये किससे बना होता है, कौन से टाइप के सेल से बना होता है, तो ये बना होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। कौन से सेल से बना होता है, स्ट्रेटिफाइड
स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बना होता है। और मेनली जो ये एपिथेलियल सेल्स होता है, जो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होता है, उसका फंक्शंस क्या होता है कि वो चीजों को प्रोटेक्ट करके रखता है। वो चीजों को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज, डैमेज होने से प्रोटेक्ट करेगा। अब कैसे प्रोटेक्ट करेगा? सपोज कीजिए ये है स्टमक, स्टमक के अंदर क्या सेक्रेट होते रहता है? तो HCl, और HCl क्या होता है? हाईली एसिडिक कंपाउंड होता है। सपोज कीजिए कि हाईली एसिडिक कंपाउंड यहां से इस वाले रीजन में अगर जाएगा, इस वाले रीजन में जा रहा है, तो स्टमक क्या है? एसिडिक है, वो किसी भी चीज पे पड़ता है तो वहां की चीज को डैमेज कर देता है। तो इसके पे पड़ेगा तो इसको डैमेज कर देगा, इसको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। जब डैमेज कर देगा तो यहां पर क्या होता है कि डैमेज होने से क्या हो सकता है कि वहां पर डैमेज होगा तो वहां पर वॉमिटिंग हो सकता है, और वॉमिटिंग में ब्लड देखने को मिल सकता है। ठीक, ब्लड देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमारा नेचर ने इसोफेगस को 4 प्रोटेक्टिव लेयर से बनाता है। फर्स्ट जो इंटरनल होता है, जो जिसको लोग बोलते हैं म्यूकोसा, जो बना हुआ होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से, और जिसका मेन फंक्शन ये होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जितने भी एसिडिक कंपाउंड्स हो या फिर हाईली बेसिक या फिर टॉक्सिक चीज हो या फिर ड्रग्स हो, तो उन चीज से क्या करता है? ये प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। सेकंड जो लेयर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। अब सब म्यूकोसा का फंक्शंस क्या होता है कि ये सेकंड लेयर होता है, सेकंड इनर मोस्ट लेयर। दिस इज द फर्स्ट म्यूकोसा, इज द फर्स्ट इनर मोस्ट लेयर। आफ्टर दैट सब म्यूकोसा इज द सेकंड इनर मोस्ट लेयर, एंड द फंक्शन इज टू secrete some enzymes। इसमें क्या होता है? ग्लैंड होता है। इसमें क्या होता है? सब म्यूकोसा में कहता है कंटेन ग्लैंड्स। कौन सा ग्लैंड? म्यूकस ग्लैंड। और म्यूकस ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है? म्यूकस ग्लैंड का क्या सिक्रेशन है? कौन सा ग्लैंड? म्यूकस ग्लैंड। और म्यूकस ग्लैंड का फंक्शन क्या है कि वो म्यूकस का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है? म्यूकस का। और म्यूकस का फंक्शंस क्या होता है कि वो इंटरनल प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, आपको पता है कि स्टमक में क्या होता है? HCl होता है। अब बार बार HCl यहां से मान लीजिए सक्रीट हो रहा है, HCl सक्रीट हो रहा है, तो स्टमक के लाइनिंग को भी खराब कर देगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो उसको बचाने के लिए एक लाइनिंग क्रिएट पहले से कर लिया जाता है। एक लाइनिंग क्रिएट होता है जिसको क्या बोलते हैं? म्यूकस लाइनिंग बोलते हैं। और ये म्यूकस लाइनिंग किससे तैयार होता है? तो म्यूकस ग्लैंड होता है। जो ये म्यूकस ग्लैंड होता है यही म्यूकस सिक्रेट कर देता है। एक लिक्विड होता है जो बहुत स्टिकी फ्लूइड होता है, जो इस HCl का एक्शंस नहीं दिखा पाता है। जो HCl यहाँ से सक्रिट हो रहा है उस पर, इस पे पड़ेगा तो इस पे कोई स्टमक के लाइनिंग को डैमेज नहीं करने देता है। इसी प्रकार से इसोफेगस में भी होता है। जो हमारा सेकंड लेयर है सब म्यूकोसा, वो क्या करता है? म्यूकस सिक्रेट करता है। और म्यूकस का फंक्शन ये होता है कि लेयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक, इसोफेगस का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, डैमेज होने नहीं देगा। अब थर्ड लेयर जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलरी लेयर। मस्कुलरी लेयर क्या होता है? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक, मस्कुलरी लेयर क्या होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो ऊपर वाला लेयर होता है, ऊपर वाला अपर लेयर जो होता है, उसमें स्केलेटल मसल देखने को मिलता है। स्केलेटल मसल से देखने को मिलता है। और जो लोअर वाला, जब नीचे वाला क्या होता है, उसमें देखने को मिलता है स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। अगर सपोज कीजिए इसको हम लोग काट रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर काट रहे हैं, तो इसको सीधा कर रहे हैं, तो सबसे नीचे वाला जगह म्यूकोसा, उसके ऊपर हो जाएगा सब म्यूकोसा। देखिए ये पतला है, ठीक, ये पतला है जिसको म्यूकोसा बोलते हैं। इससे थोड़ा मोटा होता है हमारा सब म्यूकोसा, इससे थोड़ा मोटा होता है हमारा मस्कुलरी लेयर। क्या होता है? मस्कुलरी लेयर। और मस्कुलरी 3 लेयर में होता है। एक ऊपर वाला लेयर, ऐसे समझते हैं, ऊपर वाला लेयर जिसको बोलते हैं अपर लेयर, जो स्केलेटल मसल से बना है। किससे बना है? स्केलेटल मसल से। उसके बाद आता है बीच वाला जिसको क्या बोलते हैं? मिडिल। और नीचे वाला और नीचे वाला किससे बना है? हमारा स्मूथ मसल से बना है। नीचे वाला स्मूथ मसल्स, ऊपर वाला हमारा स्केलेटल मसल से बना है। ठीक, और ये जो स्मूथ मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स के अंदर क्या होता है? एक मूवमेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, जिससे यहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक, अभी बात करते हैं इसके लेयर्स के बारे में।
और जो मिडिल वाला पोर्शन होता है उसमें दोनों होता है, स्मूथ मसल्स भी होगा और स्केलेटल मसल्स भी होता है, जिसमें बोथ मसल्स पाए जाते हैं। इसमें बोथ मसल्स पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल्स क्यों पाया जाता है? स्केलेटल मसल्स पता है आपको, हमारा हड्डी के ऊपर मसल्स क्यों है? क्योंकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस कर सके, ठीक। और स्मूथ मसल्स क्यों है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है, ट्रैवल करता है, सिग्नल्स ट्रैवल करता है, ठीक, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। और मिडिल लेयर क्या है, वो दोनों से बनता है, स्मूथ मसल से भी बनेगा और स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स दोनों से बनता है। अब बात करते हैं चौथा लेयर, जिसको बोलते हैं, चौथा लेयर को क्या बोलते हैं? चौथा लेयर को बोलते हैं एडवेंटेशिया। चौथा लेयर होता है हमारा, जिसको सेरोसा भी बोलते हैं या फिर एडवेंटेशिया भी बोलते हैं। ये चौथा लेयर है, सेरोसा या फिर एडवेंटेशिया लेयर बोलते हैं। और इसको हम लोग आउटर लेयर होता है, ये क्या हमारा आउटर लेयर, सबसे ऊपर वाला एक लेयर बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे एडवेंटेशिया या फिर सिरोसा, ठीक, सिरोसा। ये 4 लेयर से हमारा इसोफेगस मिलकर बनता है। अब बात करते हैं ये क्या होता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। और मेनली ये प्रोटेक्शन के लिए, कवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी ऑर्गन्स को क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होता है जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। आपको किडनी में भी देखने को मिलेगा, रीनल कैप्सूल, लीवर में भी देखने को मिलेगा, ठीक, ग्लिसन देखने को मिलेगा। फिर से बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें एक सुपरफिशियल लेयर होता है। सुपरफिशियल लेयर क्या करता है, कवर करके रखता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक। लंग्स में भी देंगे, पैराइटल लेयर होता है या फिर विसरल लेयर होता है, तो वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो ये ओवरऑल क्या था इसोफेगस के लेयर्स के बारे में। अब बात करते हैं कि इसोफेगस के अंदर क्या होता है, कुछ स्फिंक्चर्स होता है, कुछ स्फिंक्चर्स होता है। क्या होता है? स्फिंक्चर्स। और ये स्फिंक्चर्स का फंक्शंस क्या होता है कि ये चीजों को बैक फ्लो नहीं होने देता है, वो चीजों को क्या होता है, बैक फ्लो होने नहीं देता है। बैक फ्लो मतलब अगर यहां से एक बार चीज अगर इसमें आ गया तो ये बैक फ्लो वापस से नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्या होता है, स्फिंक्चर होता है। और एक बार स्फिंक्चर बंद हो गया तो वो बैक फ्लो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा स्फिंक्चर का, ठीक। तो इसमें स्फिंक्चर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपर इसोफिजियल स्फिंक्चर, अपर इसोफिजियल स्फिंक्चर, यहां पर एक स्फिंक्चर होता है जिसको अपर इसोफिजियल स्फिंक्चर बोलते हैं, अपर इसोफिजियल स्फिंक्चर। और एक यहां पर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर इसोफिजियल स्फिंक्चर। क्या बोलते हैं? लोअर इसोफिजियल स्फिंक्चर, या फिर इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्चर, कार्डियक स्फिंक्चर भी बोलते हैं। आप लोग इसका नाम याद रखेंगे। यहाँ पे जो स्फिंक्चर होता है उसका फंक्शंस क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्चर। क्यों? क्योंकि हार्ट के जस्ट सामने होता है, ठीक। या फिर लोअर इसोफिजियल, मतलब ये इसोफेगस का लोअर पोर्शन है, यहाँ पर जो स्फिंक्चर होगा उसको बोलेंगे लोअर इसोफिजियल स्फिंक्चर। ये होता है हमारा 2 स्फिंक्चर पाया जाता है हमारा इसोफेगस में। अपर इसोफिजियल स्फिंक्चर का फंक्शंस क्या है कि यहाँ पर जो फूड कंपाउंड आएगा, यहाँ पर फूड जब आएगा तो उसके साथ साथ जो एयर होता है, जो हवा होता है, उसको आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस वाले एरिया को ड्राइनेस नहीं रखना है, उसको ह्यूमिडिफाई रखना है, वहां पर नमी होना चाहिए, ठीक। एयर को आने नहीं देता है, सिर्फ फूड को आने देता है। और ये सिर्फ ओपन क्यों होता है, यहाँ पे जो स्फिंक्चर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ चीजों को निगलने के लिए ओपन होगा। कब ओपन होगा? जब किसी चीज को निगलना हो, सोलोइंग करना हो, ठीक, उसके लिए वो ओपन होता है। ये ओपन कब होता है? जब किसी फूड को अंदर लेना हो तब ये ओपन होगा, नहीं तो बंद हो जाता है, ठीक, बंद हो जाता है, ठीक। और ये अपर स्फिंक्चर जो होता है, अपर स्फिंक्चर जो यहाँ पर होगा, अपर स्फिंक्चर जो होगा, जो क्लोज करेगा, वो रिगर्जिटेशन से प्रिवेंट करता है। रिगर्जिटेशन कहने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, जो स्टमक का जो भी फूड कंटेंट होता है वो क्या होता है, हमारे वापस माउथ में आ जाता है। सभी लोग फेस किए होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे। तो उससे भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, हमारा प्रिवेंशन करेगा, ठीक। और एयरवे को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये जो एयरवे है, एयरवे जो होता है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक। ये था कुछ फंक्शंस। अब बात करते हैं, ये था हमारा अपर इसोफिजियल स्फिंक्चर। अब बात करते हैं लोअर इसोफिजियल स्फिंक्चर के बारे में। तो लोअर इसोफिजियल स्फिंक्चर क्या होता है, ये जस्ट हार्ट के सामने होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको,
कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। और ये मेनली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब ये फूड अगर वापस अगर इस स्टमक में आ गया है और भर गया है स्टमक में, तो स्टमक के जो भी फूड कंटेंट होते हैं उसको वापस से इसोफेगस में आने नहीं देगा, वापस से इसोफेगस में आने नहीं देता है। अब बात करते हैं क्यों आने नहीं देता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक मॉडिफाइड मसल्स होता है। सब लोग बात करते हैं कार्डियक स्फिंक्टर होता है, नॉर्मली स्फिंक्टर नहीं होता है, एक मॉडिफाइड मसल्स का एक स्ट्रक्चर होता है, स्फिंक्टर नहीं होता है वो। मॉडिफाइड स्ट्रक्चर का क्या मसल्स क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो नॉर्मली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट कब हो जाएगा, जब स्टमक में फूड आ जाता है, और जब यहाँ फूड आएगा, यहाँ पर जब फूड आएगा इसको नीचे लाना तो यहाँ पर रिलैक्स हो जाता है, ठीक, रिलैक्स हो जाता है, ठीक। तब क्या होता है, ये इस चीज से ये फूड क्या होता है अंदर आ जाता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये था एक नॉर्मल मैकेनिज्म हमारा कार्डियक स्फिंक्टर का। अब बात करते हैं कि ये स्टमक, जो स्टमक के अंदर फूड आ गया है और एसिड के साथ मिक्स हो गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक। जब स्टमक के में फूड एसिड के साथ मिक्स हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको काइम बोलते हैं। और काइम क्या होता है, एसिड के साथ मिक्स होता है, और एसिड को ये हमारा कार्डियक स्फिंक्टर वापस इसमें आने नहीं देता है, इसको प्रिवेंट करता है, इसका ये फंक्शंस होता है। अब बात करते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आता है जिसको एचलेजिया बोलते हैं, एचलेजिया बोलते हैं, उसको बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट में लोग बात करेंगे। ये था हमारा स्फिंक्टर के बारे में, एक अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, दो स्फिंक्टर होते हैं, दोनों का फंक्शंस देख लिए। अब बात करते हैं इसोफेगस के फंक्शंस के बारे में, इसोफेगस के फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट फंक्शंस इसका क्या होगा कि इसमें इसका फंक्शंस क्या होता है, डीग्लूटेशंस का। डीग्लूटेशंस का मतलब क्या होता है कि जब कॉम्प्लेक्स फूड यहाँ से माउथ के, ये सपोज कीजिए कि आपका माउथ है और माउथ में जब फूड को मिक्स कर दिया जाता है, सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है, तो वो डीग्लूटेशन मतलब यहाँ से इसोफेगस में लाएगा और चीजों को स्टमक में लाता है, जिसको बोलते हैं डीग्लूटेशन। ये फंक्शंस करता है हमारा इसोफेगस का फंक्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शंस क्या होता है, इसोफेगस में कुछ पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। क्या होता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। अब बात करते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता क्या है। तो देखिए ये है हमारा इसोफेगस, और ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इसका मूवमेंट इस प्रकार से होता है, इसका मूवमेंट इस प्रकार से। यहाँ पर जब स्टमक में फूड, इसोफेगस में अगर फूड आ गया तो फूड के वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आगे वाला पोर्शन रिलैक्स होगा, पीछे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। अब सांप को देखेंगे, सांप अगर क्या होता है कि चूहा खा लेता है तो उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से आगे वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे पीछे वाला रिलैक्स होगा, तो इस प्रकार से फूड प्रोपेल होता है, मतलब आगे बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे रिदमिक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बोलते हैं। और ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट दो प्रकार का होता है। कितना होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी कहने का मतलब क्या होता है कि जब आप चीजों को निगल लेते हैं तो उसके बाद वो स्टार्ट होता है। जब यहाँ पर फूड आ गया तब ये स्टार्ट होगा, एक मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट स्टार्ट होगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक। ये हो जाएगा प्राइमरी। अब बात करते हैं कि कोई चीज आप खाए हैं और वो एसोफेगस में आकर वहां पर स्टक हो गया है, मतलब फंस गया है, ठीक। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फूड फंस गया है और इस फंसने के बाद जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट स्टार्ट होता है, वहां पर फंस जाता है और फंसने के बाद जब पेरिस्टालिसिस मूवमेंट स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, ठीक। सेकेंडरी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, ठीक। ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। अब पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होने का क्या मकसद है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक, क्यों हो रहा है। तो फर्स्ट इसका फंक्शंस क्या हो जाएगा कि ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेब लाइक एक रिदमिक स्ट्रक्चर होता है। रिदमिक एक रिदम में अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहता है। और इसका मेन मकसद यही है कि फूड को, जो भी फूड कंटेंट खाए उसको पुश करेगा, पुश करके कहाँ ला देगा, स्टमक में ला देगा, ठीक। ये था इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट का, ठीक। इसमें क्या होता है कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होता है, रिलैक्सेशन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने के कारण क्या होता है कि फूड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो हमारा स्टमक में आ जाता है और आगे डाइजेशन होता है। एक इसोफेगस का एक और फंक्शन बता दे रहे हैं कि इसोफेगस में क्या होता है कि आपको पता है यहाँ पर सब म्यूकोसा लेयर होता है और उसमें क्या होता है, ग्लैंड्स होता है। और उसमें कौन सा ग्लैंड्स होता है, तो म्यूकस ग्लैंड होता है, जो म्यूकस का सिक्रेशंस करता है। तो म्यूकस का सिक्रेशंस क्यों होता है,
म्यूकस का सिक्रेशंस का मतलब क्या होता है कि वो इसोफेगस को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेगा। तो ये ओवरऑल था हमारा इसोफेगस के बारे में। हम लोग आज डिस्कस किए तीत के बारे में, दांत के बारे में, दांत का टाइप्स के बारे में, दांत का स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें, दांत का पार्ट्स देखें, दांत का हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स देखें और उसका फंक्शंस देखें। फिर उसके बाद हम लोग देखें इसोफेगस के बारे में। इसोफेगस क्या होता है? एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड को फायरिंग से स्टमक में ट्रांसफर करता है। ठीक, उसके बहुत सारे फंक्शंस के बारे में देखे थे और ये कुछ इंपॉर्टेंस था हमारा इसोफेगस के बारे में। अब बात करते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का, मतलब ये जो इसोफेगस हम लोग पढ़े उससे हमको क्या फायदा होने वाला है। पढ़ लिए, पढ़ के बाद भूल जाएंगे। ठीक, तो इसका फायदा क्या होने वाला है कि जब आप किसी भी क्लिनिकल पेशेंट को, जब पेशेंट आपके पास आएगा और बोलेगा कि मेरा एसोफेगस में प्रॉब्लम्स है, एसोफेगस तो नहीं बोलेगा, बोलेगा हमको इस वाले रीजन में प्रॉब्लम है, तो आप उसको डायग्नोस करेंगे हुआ क्या है, एक्चुअली में हुआ क्या है, कि इसोफेगस का प्रॉब्लम है कि टीथ वाला प्रॉब्लम है। आपको डायग्नोस करना आना चाहिए। इस चीज के लिए हम लोग इसोफेगस स्टडी किए, टीथ को स्टडी किए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। तो कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि एक कंडीशन आता है GERD। GERD का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। रिफ्लक्स डिजीज। ठीक, और एक कंडीशन क्या देखने को मिला? एक्लेजिया। एक्लेजिया कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन देखने का क्या मिलता है? कभी कभी एपिग्लोसाइटिस हो जाता है। क्या होता है? एपिग्लोसाइटिस हो जाएगा या फिर इसोफेजाइटिस। इसोफेजाइटिस ये कुछ कंडीशंस होता है जो हमारे इसोफेगस में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं पहले गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये क्या होता है? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जब फूड कंटेंट, जो स्टमक का जो भी फूड कंटेंट है वो वापस से आना स्टार्ट हो जाता है हमारा इसोफेगस में। और इसमें डिफॉर्मिटीज किसका होता है? ये कार्डियक स्फिंक्टर का, कार्डियक स्फिंक्टर का डिफॉर्मिटीज होता है, जिसके वजह से क्या होता है? हमारा एसिडिक कंपाउंड जो होता है, फूड कंटेंट होता है, वापस से इसोफेगस में आता है, जिसके वजह से क्या होता है? ये इसोफेगस का वॉल्स डैमेज होता है। ठीक, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और ज्यादा क्रॉनिक होगा तो ये स्टमक से हमारा वॉमिटिंग, जो भी फूड कंटेंट है उसके साथ साथ ब्लड भी देखने को मिलेगा। ये था हमारा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब फूड कंटेंट वापस से आ रहा है इसोफेगस में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एचलेजिया। एचलेजिया क्या होता है? एचलेजिया क्या होता है? ये कार्डियक स्फिंक्टर का प्रॉब्लम्स है। इसमें क्या होता है कि परमानेंटली स्फिंक्टर जो होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिलैक्स नहीं होता है। ठीक, रिलैक्स नहीं होगा तो क्या होगा? जो भी फूड आ रहा है स्टमक में जाने के लिए आ रहा है इसोफेगस से होते हुए, तो वो इसको रास्ता ही नहीं देगा, मतलब रिलैक्स नहीं होगा और फूड यहाँ से अंदर नहीं आ पाता है, स्टमक में नहीं जा पाता है। तो इस वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं? एचलेजिया बोलते हैं। ठीक, जिससे एसोफेगस पूरा फुल हो जाता है और जो पर्सन होता है क्या होता है? वॉमिटिंग कर देता है। ठीक, इस कंडीशन को बोलते हैं एचलेजिया। अब आता है इसोफेजाइटिस। इसोफेजाइटिस का मतलब क्या होता है कि इसोफेगस में इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया है, इसको बोलते हैं इसोफेजाइटिस। ठीक, इसोफेजाइटिस होने से क्या कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसोफेजाइटिस होने का बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शंस हो जाते हैं। बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइडाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस के जितने भी फैमिली जाएंगे और ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टीथ एंड इसोफेगस। नेक्स्ट द रिमेनिंग क्लास विल बी स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अब तब तक के लिए आप क्या कीजिए कि कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हो तो उससे आप क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक, सो ये था हमारा ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम का, एसोफेगस और टीथ के बारे में। सो आपको ये वीडियो समझ में आया हो आपको। और एक चीज, ये जो जितना कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, आपके एमबीबीएस एग्जाम के लिए सफिशियंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इससे ज्यादा कुछ होगा भी तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता दिया करेंगे। ठीक, तो दैट्स अबाउट द टुडे सेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू द ऑल स्टूडेंट्स। जितना से ज्यादा हो सके वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक, सो ऑल द बेस्ट।